तो बजट क्या होगा 2023 और 24 का। अब 23 और 24 का क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो 23 के लिए हमने जो टारगेट रखे हैं, जो 23 के लिए टारगेट रखे हैं वो कब हमें दिखेंगे? 24 में। मतलब अल्टीमेटली तो हमने वो टारगेट रखे हैं जो हमने 24 तक अचीव करना है, 23 में तो करेंगे नहीं। अब जनवरी में बजट आया, तो जनवरी अगर बजट आया तो 2 जनवरी में टारगेट रखे कि हमने इतना परसेंट ग्रो करना है। तो 23 में कुछ होने वाला है नहीं है। और हमने शुरू में देखा था 23 के अंदर भी क्या करें, इसको रिवाइव करेंगे। रिवाइज करेंगे। अभी मॉनसून के बाद करेंगे, फिर आगे एक बारी और करेंगे। तो जो एंड में रिजल्ट दिखेंगे वो हमें 24 में दिखेंगे। ठीक है ना बात? तो अब देखो, तो शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? सीएम ने जब वो क्या बता स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो उसके तुरंत बाद कहाँ जाता है वो? बालिका आश्रम इन टूटीकांडी। वहां पे जाके उनको एक आइडिया आता है, कौन सा वाला? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। क्योंकि जो ऑर्फन लोग बच्चे होते हैं, उनके उनको उनको लेकर उनको थोड़ा कंसर्न है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस द रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? 1.36 लाख एम्प्लॉय, है ना? तो कुछ चीज अब ऐसी है जो हमने पहले कर रखी है ना? तो आपने थोड़ा बहुत अगर रिवाइज किया होगा तो आसान हो जाएगा। एज पर द एस्टिमेटेड डन बाय आईएमएफ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में क्या बोलता है? इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितनी रहेगी? 6.1%। अब हिमाचल की कितनी रहेगी 22-23 के लिए? अगर आपको याद होगा उन्होंने किया था ना, ये कितना? 6.4%। पर कैपिटल इनकम 2,22,227। मतलब ये हमने अचीव करनी है। कब रखी है ये? 23 के लिए, जो कहाँ तक अचीव हो जाएगी? अगले साल। और कितना परसेंट हाइक होना है इसमें? 10%, 10.4%। अब ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना? स्टेट जीडीपी एस्टिमेटेड टू बी 1,95,404 करोड़। मतलब 1,95,404 करोड़ की हमारी क्या है? जीडीपी। अब है जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हमने देखा ना, डेवलपमेंट जो बजट होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था ये डेवलपमेंट बजट। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बनेगा। देखो, एक तो जनरल बजट हो गया, एक शेड्यूल कास्ट के लिए डेवलपमेंट बजट सिर्फ। तो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा। अब देखो, ये देखो हमने कितना देखा था हमने। टोटल बजट है 9,05,024 करोड़। तो 9,05,024 जो करोड़ रुपीस है वो हमने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। उसको आगे किस तरह से ब्रेक किया हुआ है? तो उसमें से दो 9,524, 9 लाख नहीं, 9,524, 2,399 ये जाना है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट। 857 करोड़ किसके लिए जाएगा? ट्राइब्स के लिए। और 104 करोड़ किसके लिए जाएगा? बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आउटले ऑफ रुपीज 3,397 करोड़ इज प्रपोज फॉर सेंट्रल स्कीम बजट। अब आप हमने देखा कि बहुत सारी हमारी सेंट्रल स्कीम है, वो सेंट्रल स्कीम तभी इंप्लीमेंट हो पाएगी जब उस पर स्टेट अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो 99% का क्या होता है? स्टेट रेशो होता है। तो ये वाली फिगर आपने याद रखनी है। तो कितना पैसा किसके लिए जा रहा है? फिर है एनर्जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब हमारी स्टेट ने क्या कर रखा है? 2026 तक हमें ग्रीन स्टेट बनने का कमिटमेंट करा हुआ है। और इसके लिए न्यू सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना है। कैपेसिटी कितने? 500 मेगावाट। याद रखना, 23-24 में हमने 500 मेगावाट की बिजली पैदा करनी है। किससे? सोलर एनर्जी से। और ये लगेगा 2 पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन पंचायत। मतलब कहने मतलब है कि 2 पंचायत को हमने क्या करना है? हर एक हर एक पंचायत मतलब 2 पंचायतें एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन पंचायत करनी है। और अब ये बोल रहा है कि 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के जो प्लांट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये लगने कहाँ पे? पंचायत में। मतलब 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लिखना है। विल बी सेटअप इन पांगी, स्ट्रेंथन इट्स पावर सप्लाई। और यूथ ऑफ द स्टेट विल बी गिवन 40% सब्सिडी। मतलब अगर कोई यूथ 250 केबी से लेकर 2 मेगावाट तक का प्लांट लगाता है तो उसको सब्सिडी मिलेगी 40%। हिमाचल प्रदेश विल बी अचीव्ड एज ए मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमारे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद है बस ट्रक जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको अगर बस ट्रक खरीदना है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगा, वो 50% उनको सब्सिडी मिलेगी। और 5 लाख रुपए तक उनको परचेज करने के लिए लोन मिलेगा। और ई बस एंड ई ट्रक बोलेगा हम इनको, 50% फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशन।
अगर कोई चार्जिंग स्टेशन बनेगा 50% मिलेगा उसको, है ना। उसके बाद है न्यू फेज ई बस डिपो। ई बस डिपो लगी बनेंगे जहां सिर्फ ई बस चलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए कहाँ बने 2 डिपो, नदौन एंड शिमला में। और ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता ना हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, तो वो ज्यादातर इकोनॉमिकल इको फ्रेंडली होती है, वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती जैसी और रिसोर्सेज है ना। और उसके बाद है स्टिमुलस विल बी गिवन टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर एंड इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन एनर्जी। हाइड्रो पावर की बात हो रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद द 1000 मेगावाट विल बी कंप्लीटेड 23 एंड 24 में। अभी देखो ना, ये हमने देखो पार्वती कुल्लू में सेकंड काम, तिदोंग किन्नौर में, शल्टी मासरंग किन्नौर में, लंबा लंबादाग कांगड़ा में। ये मेन प्रोजेक्ट है जो इस बारी डाउन द लाइन है, जिनको हमने कंप्लीट करना है। द वर्क ऑन द नेशनली इंपॉर्टेंट रेणुका डैम, पढ़ा ना हमने, रेणुका डैम दिल्ली के लिए पानी भेजेगा ये। छंजू कहाँ पे, छंजू एंड दियोथल कहाँ पे है, चंबा में। एक छंजू एक छोटी सी नाला है उसके ऊपर है ये, छंजू नहीं चांजू बोलते हैं उसको, चांजू, चांजू है ना चंबा में। और उसके बाद है सुन्नी डैम शिमला में है, और डागर डुगर ये भी चंबा में है। ये भी इस पर कंप्लीट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सिक्यूशन ऑफ साई कोठी, देवी कोठी, साई कोठी थर्ड एंड हेल्थ प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड इन चंबा। ये हमने सारे सर्वे में पढ़ेगा, आपको याद होगा ना। हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, कॉस्टिंग 2000 करोड़ विल बी लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब सवाल पता क्या पूछे गए हो, हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2000 करोड़ आए हुए हैं पैसे, तो वो कहाँ किसकी मदद से आए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक। अंडर दिस देयर इज ए प्रोविजन टू कंस्ट्रक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट। एक सेंट्रलाइज सेल will be set up for efficient management of sale and purchase of power increase। और देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ना मेंस के लिए, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा, चल लिख लो आप साइड में इसमें। हिमाचल गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू बी अ ग्रीन एनर्जी स्टेट, टू बी अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026। तो यहां तक हमको ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। हाउ इट कुड बी डन, हाउ इट कुड बी डन, and what initiative has been taken by government, what initiative has been taken by government। अब इसका ना यहां लिख लिया कि ग्रीन हमने एनर्जी बनना है, इसके नीचे क्या लिख लिया इन्होंने कि अब कैसे कैसे बनना है। अब क्या बोल रही है, ग्रीन एनर्जी हम तब बनेंगे 500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे 24-25 तक। हर एक पंचायत में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 पंचायत बनाएंगे ग्रीन, और 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट कैपेसिटी तक के पंचायत में लगाने स्टेशन। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी वहीं पे होगा। और अगर कोई यूथ है जो चाहता है कि हाँ मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँ, उसको 40% सब्सिडी दी जाएगी, और 250 मेगावाट किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट बना सकता है। और हमने बोल दिया कि हमको इंडिया की मॉडल स्टेट बना है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको 50% सब्सिडी दे रहे हैं, 50,000 तक का उसको कॉस्ट पड़ेगी जो। और चार्जिंग स्टेशन बनाना है, न्यू ई बस डिपो बनाना है। और अब एनर्जी के तौर पर हम क्या यूज करने लग जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे यूज। और ग्रीन एनर्जी 10,000 मेगावाट पैदा करनी है। और बहुत सारे हमारे डाउन द लाइन क्या है प्रोजेक्ट है जो इस साल पूरे होने हैं। और साथ में क्या है कि हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ी फंड मिली है, कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, जो कि 2000 करोड़ की है। और इसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट लगना है, समझ गया इस बात। तो इसका सीधा आंसर है। और ये आप समझ लो बात, इस बार ये सवाल इंटरव्यू में बहुत पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा, कैसे बनेगा। इसका आंसर यही तो है। अब आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा करने, अगर कितने इसमें किसके अंदर कम से कम 10 पॉइंट है, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा चाहे 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको। और इस साल इसके पूछने के अगर कोई मेंस देगा 90% चांस है, चलो प्री में तो है ही है, 90% चांस है सोचने को पूछने के। ठीक है जी। अब इसके लिए बाद में कोई ऐसा तो है नहीं कि अब अखबार कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये पॉइंट है सिर्फ बस। अब आता है टूरिज्म। टूरिज्म 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया है,
1000 करोड़ रिकमेंड किया है मंडी एयरपोर्ट के लिए, 400 करोड़ का है कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए। पता ना आपको इस बात का? ये अब मंडी और कांगड़ा के जो दो एयरपोर्ट है, इनकी जो रनवे है इनका, उसको बढ़ाना है। अब रनवे क्या करना है इसका, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रनवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1372 मीटर से लेकर कितनी करनी है, 3010 मीटर, इतना बढ़ाना है इसका जो रनवे है। गवर्नमेंट इज डेवलप्ड हेलीपोर्ट्स इन रामपुर, बद्दी, कंगनी, धार, मंडी और SASC स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिश्ड मनाली। अगर आपको याद होगा, हमने ये बजट में बड़ा सर में बड़ा हुआ है ना, ये कहाँ कहाँ पे बन रहा है प्रोजेक्ट्स। तो हेलीपोर्ट कहाँ बनना है, रामपुर में बनना है, बद्दी में बनना है, कंगनी धार में बनना है, और स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट का कहाँ पे है, मनाली। और हेली टैक्सी, हेली टैक्सी समझते हो ना आप, जो टैक्सी चलती है वहां पे लोकल, तो ये संजौली एंड बद्दी, संजौली नहीं, संजहा एंड बद्दी हेलीपोर्ट पे। फिर है जी हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट बनना है, विल बी कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ₹300 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। फिर है जी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पता क्या बनता है इसमें ना, कांगड़ा को हम क्या बना रहे हैं, टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया, टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्या है कांगड़ा के अंदर, ऐसी क्या चीजें हो सकती है जिससे इसको टूरिज्म कैपिटल बनने में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन प्रीमियम में मिलेगा कि किस स्टेट को टूरिज्म कैपिटल बना रहा है जी। गोल्फ कोर्स बनेगा यहाँ पे, 24/7 टूरिस्ट विलेज बनेगा, है ना, जहाँ पे लोकल लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा, लोकल आर्ट कल्चर, और ओल्ड एज होम्स विल बी डेवलप्ड फॉर सीनियर सिटीजन। और उसके बाद है जी आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग बनेगी यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट, शिकारा, क्रूज या फैसिलिटी कहाँ पे, पोंग डैम में। ये चीजें ऐसी है जो क्या बनाती है इसको टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल। एक बनेगा क्या, लार्ज जू, 180 हेक्टेयर में मिलेगा जू, कहाँ पे, बनखंडी। बनखंडी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, है ना, बगलामुखी का मंदिर भी है उधर। A comprehensive tourism development scheme has been prepared at a cost of, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, 1311 करोड़ आया टूरिज्म के लिए, विद द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बातें ध्यान रखने वाली है, कौन सा बैंक सपोर्ट किया, पीछे बड़ा था हमने, ग्रीन के लिए आ रहा है वर्ल्ड बैंक, और टूरिज्म के लिए आ रहा है कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है जी बात। और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक बनेगा, फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक बसेस, वाटर स्पोर्ट्स, थीम पार्क, वे साइड एम्यूनिटीज, है ना। आपने देखो ना वे साइड एम्यूनिटी, अगर आप जाते हो ना, जैसे शिमला के लिए जाओगे, किसी और भी हाईवे पे जाओगे, आपको देखना छोटी छोटी वाटिकाएं बना रखी है इन्होंने रास्ते में, देखा है आपने, छोटे छोटे गार्ड पार्क से बना रखे है, और कहीं पे लगा रखे है जिसमें लिखा था ना, आए बीच में दिल बनाया होगा शिमला, ऐसी ऐसी चीजें, समझ रहे हो आपको। तो ये सारा एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इधर ही खर्च पैसे हो रहे हैं ये ना। अगर परमाणु तरफ जाते हो तो आपको रास्ते में मिलेगा छोटे छोटे स्पॉट बनाए हुए हैं ऐसे, जो से जैसे छोटे छोटे गार्डन्स होता है ना, पार्क्स होता है, वैसे वैसे बना रखे हैं ये सारी चीजें हो रही है। और शिव धाम कहाँ पे बनेगी, मंडी में। आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग्स कहाँ बनेंगे, मनाली। और आइस स्केटिंग रिंग शिमला में, वैसे चांशल में है ये, है ना। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है जी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए, कहाँ पे, बाकना घाट। अगर आपको याद होगा, ये भी हमने सर्वे में पढ़ा हुआ है ना, बाकना घाट बन रहा है अंडर द हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है ना, तो उसके अंदर क्या है, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसमें क्या कर दिया, क्रिएट सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये काम बन रहा है बाकना घाट में। क्लियर है जी बात। तो सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, पर होती रिलेटेड से सर्वे के साथ ही है, कुछ कुछ चीजें है नहीं। फिर है जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स ऑफ 50 बेड कैपेसिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो एक नई टर्म है क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स फॉर प्रोवाइडिंग 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज। बस इतना याद रख लो इसको भी। उसके बाद है जी
आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑन ईच लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी वहां बनेंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैंसर केयर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये भी याद रखना कहाँ बन रहा है ये, डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। तो यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। गवर्नमेंट स्टार्टिंग नर्सिंग कॉलेज, विद इन कॉलेज ही वो नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नाहन में बन रहा है, चंबा में बन रहा है और हमीरपुर में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी मेडिसिन मशीनरी इक्विपमेंट एंड, तो इसको याद रखना, रख सकते हो, जैसा जरूरी भी नहीं है, मतलब कहने मतलब है हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन है एक। अब इस कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होगा कि चाहे हमने कोई मेडिसिनल वैल्यू की कुछ भी, चाहे मशीनरी है कोई और भी चीजें है, उसको प्रोक्योर करना, तो प्रोक्योरमेंट के लिए है ना। जैसे है ना हिमाचल प्रदेश फूड कॉर्पोरेशन है, वो क्या प्रोक्योर करता है, खाने पीने का सामान करता है। यही क्या बन गया, मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, ये क्या करेगा, मेडिकल से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट करेगा। और उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज इज प्रिवेंट अमंग द प्रेग्नेंट एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कोई टाइप 1 डायबिटीज है जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है, और उनको क्या दी जाएगी, इंसुलिन की जो इंजेक्शन दिए जाएंगे और इंसुलिन पंप्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब ये ना एक बात है कि ये पूछते हैं कि कितना फंड, कितना इस बारी बजट एलोकेट किया है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो हेल्थ सेक्टर के लिए इस बारी है 3,139 करोड़। 3,139 करोड़ किसके लिए जाएगा, हेल्थ के लिए। कोई बड़ा बजट नहीं है वैसे ये इतना फंड जाएगा इसके लिए जी। ठीक है जी। अब इसमें देखो क्या क्या देखने वाली चीज है आपके लिए, साथ साथ क्रिटिकल ब्लॉक सेंटर बनेंगे, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनेंगे। देखो मेन के लिए तो हमने सिर्फ की पॉइंट है लिखने वाले। और राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज है हमीरपुर में, वहां पे क्या स्टार्ट करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केयर सेंटर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट स्टार्टिंग नर्सिंग कॉलेज नाहन चंबा हमीरपुर में। हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन जो मेडिकल से लेग रिलेटेड कुछ भी चीजें प्रोक्योर करेगा। और विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए इंसुलिन की व्यवस्था। और 3,139 करोड़ किसके लिए, हेल्थ के लिए। अब आता है जी क्वालिटी एजुकेशन। राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, सुना है आपने ये, राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, सर्वे में आया था बीच में ये स्कूल स्टार्ट करी है सरकार। इनकी इनका पर्पस क्या है कि ऐसे स्कूल बनाना जो प्राइवेट स्कूल है उसके लेवल को मैच करना, है ना। तो ये क्या स्कूल हो गया, विल बी स्टार्टेड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12th स्टैंडर्ड। इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, स्विमिंग पूल बनेगी इसके अंदर। 300 करोड़ विल बी इनकर्ड ऑन द स्कीम इन द फेज मैनर। तो 300 करोड़ अभी इस पे ऊपर खर्च हो गए। इसके अंदर लाइब्रेरी होगी, है ना। इनेबल यूथ ऑफ द स्टेट प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब लाइब्रेरी ओपन करने की बात हो रही है जी यहाँ पे। और लाइब्रेरी अदर एसेंशियल बुक्स इन दोज ब्लॉक ऑफ द स्टेट वेयर लाइब्रेरी रीडिंग रूम्स, ये तो आजकल सब जगह बात हो रही है कि हर एक ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिर लगेगा एम्प्लॉयमेंट मेला। एम्प्लॉयमेंट मेला में क्या होगा, स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस इन अ ईयर इन कॉलेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसे आता है ना कॉलेजेस में आते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वैसे वैसे लगेगा एम्प्लॉयमेंट मेला बोलते हैं इसको। और आईसीटी को भी प्रमोट करने की बात हो रही है जी। लाइब्रेरी रूम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये मेंस के लिए सारा प्री के लिए, चलो इतना कोई पूछेगा नहीं। तो लाइब्रेरी हर एक स्कूल में खुलेगी। 10,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी गिवन टैबलेट। और 672 स्कूल बी प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टार्टिंग स्मार्ट क्लासेस रूम अंडर आईसीटी स्कीम। ये आईसीटी स्कीम की बड़ी ज्यादा वैल्यू है ना। 70,510 प्राइमरी रेगुलर टीचर विल बी प्रोवाइडेड टैबलेट, टीचरों को भी दिए गए। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता था ना हॉस्टल में रहते हैं, उनकी जो दिन की डाइट के लिए पैसे मिलते थे पहले 120 रुपए, अभी कर दिए 240 रुपए, मतलब डबल कर दिया है। और अगर हम पूरे एजुकेशन के लिए देखते हैं तो 8,828 करोड़ खर्च कर रही है सरकार एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ के ऊपर था 3,139 और इसके ऊपर है 8,828। तो इसका मतलब ये हुआ इस साल का जो बजट है ज्यादा पैसा किसके लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए। ठीक है जी बात। तो अब
ये सारा मेंस वाला डाटा है बेसिकली, ये सिर्फ प्री वाला डाटा कौन सा आपके लिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, इसका क्या है ना। और थोड़ा सा कहीं पूछ लेते हैं जो आईसीटी है इसके अंदर क्या ओपन होगा, तो लाइब्रेरी रूम बनेगा, ये सब कुछ। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अब देखो आजकल ड्रोन की हमने बहुत बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने कल गरुड़ पढ़ा था, और ड्रोन को एक स्किल के तौर पर सिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजी के तौर पर सिखाया जाएगा, तो इसमें बहुत कुछ चला है। तो आपको याद है ना, मैंने जब आपने पढ़ा था कौशल विकास निगम, इसमें कौशल किस में दिया जाएगा, ड्रोन सर्विस टेक्निकल कोर्स 11 गवर्नमेंट जो आईटीआई होती है वहां पे ये स्टार्ट कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटी विल बी इम्प्रूव्ड, 12 आईटीआई में ये इम्प्रूव की जाएगी, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट स्ट्राइव, ये भी याद रखना। तो ये स्ट्राइव किसके लिए है, जो टेक्नोलॉजी है, स्किल है ड्रोन को लेकर, उसके लिए। और 1 ग्रिड सोलर पावर प्लांट भी लगना है, विल ऑल्सो बी सेटअप इन 5 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे सोलर प्लांट लगेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ये रखना याद, क्या मैत्री स्कीम, मातृते, मातृते प्रोजेक्ट है जी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन will be implemented in 4 engineering college and 8 polytechnic in next year. The selected engineering college and polytechnic will be eligible to receive 10 crore and 5 crore respectively in next 5 years. ये भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, MERITE क्या है, मैत्रिदिस प्रोजेक्ट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। और कौशल विकास निगम इसके लिए काम कर रहा है। अब ये आपने हमने पहले भी पढ़ा है इसके लिए, विल ट्रेन 500 यूथ इन ड्रोन सेक्टर, 500 ड्रोन सेक्टर, 500 यूथ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, 500 यूथ इन सोलर एनर्जी सेक्टर, और 5000 ग्रेजुएट स्टूडेंट विल बी गिवन द EE इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ट्रिपल E। और देखो ना आपको कितने सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे लिखने के लिए। तो ये सारा कौन काम कर रहा है, कौशल विकास निगम। तो इसका मतलब ये है कि यूथ को ट्रेन करना, स्किल करना, और इवन पुराने आर्टिशन लोग भी हैं, चाहे कोई कारपेंटरी कर रहा है, चाहे कोई मूर्ति बनाता है, उनको भी सबका एक वन स्टॉप सेंटर कहाँ बनता है, कौशल विकास निगम। और इसके लिए क्या टेक्निकल एजुकेशन के लिए कितना रुपीस फंड किया हुआ है, 361 करोड़। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो, एक बार मनरेगा के लिए पूछा था, मनरेगा के लिए कितना पैसा मिला हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारी टेक्निकल एजुकेशन हो गई। अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहना बीच बीच में। नेक्स्ट है जी सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये किसके लिए, जिसकी वजह से सरकार ज्यादा परेशान दिख रही है अभी। क्या बोला था, 15,000 क्या मिलेंगे पर मंथ टू विमेन, और ये इनके लिए अभी मुसीबत बनी हुई है। ठीक है जी। और विल बी स्पेंड, कितने, देखो ना कितनी बड़ी बात है, 416 करोड़ पर ईयर, 416 करोड़ खर्च होना है इसमें हर साल। अब क्या हमारी स्टेट ये कैपेसिटी रखती है कि 416 करोड़ हर बार इस पे खर्च करे जाए। अब ये बड़ा सोचने वाला मुद्दा है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो टारगेटेड वुमेन है उनको बढ़िया से दे दो, जिनको जिनको जरूरत होती, जो ऑलरेडी है ना। अब इस यूनिवर्सल करने का तो कोई शायद इतना ज्यादा बनता नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस टू रिमूव द कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट एंड ग्राम सभा रिकमेंडेशंस टू इनेबल ऑल विडोज एंड दिव्यांग जन। कहने का मतलब है कि पहले क्या था, विडो और दिव्यांग जो लोग होते थे उनको अगर पेंशन देनी है ना सरकार ने, तो ग्राम सभा से लगनी चाहिए थी स्टैंप। ग्राम सभा ही रिकमेंड कर सकता था कि इस विडो को या इस दिव्यांग आदमी को पेंशन मिलनी चाहिए, सरकार ने इसको हटा दिया है। तो जिसकी डिसेबिलिटी 40 से 69% है, उसको सरकार पेंशन देती है 9,000, है ना। और इसी स्कीम का नाम क्या है, राहत भत्ता योजना, राहत भत्ता योजना। फिर है जी सुख आश्रय योजना, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। ये हमारे CM साहब की बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी होता है ना, क्लोज हुआ है, उनके दिल के क्लोज है, मतलब ये स्कीम, है ना, सुख आश्रय।
किसी किसी ने इसको अपोज किया कि तेरे सुख ने अपने नाम से बनाई है ना, तो सुख आश्रय इसको नाम दिया भाई जी। क्या है तो सबने सुना होगा आपने, क्या है सुख आश्रय के अंदर, बताओ जी। हाँ, क्या है? ऑर्फन चिल्ड्रन है, उनको क्या बोलेंगे, स्टेट चिल्ड्रन, कि भैया वो स्टेट के बच्चे हैं। ठीक है जी। और मतलब जो, मतलब जैसे माँ बाप करते हैं ना अपने बच्चों के लिए कि उनको छुट्टियों में भेजते हैं बाहर, 3 स्टार होटल में ठहराते हैं, और तो वही बोलते सरकार हम भी इनके लिए ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या बोला इस स्कीम में, कि आज तक सिर्फ बच्चों की बात होती है, कोई भी अगर ऑर्फन है कोई भी है तो सिर्फ कब तक की बात होती है, 18 साल तक। अभी बोला कि 18 साल के बाद क्या करेगा वो, तो इस यहाँ पे याद रखना अपना है, ये जो फैसिलिटी जो दी जाएगी कब तक दी जाएगी, 27 साल तक। ये इसका मेन पार्ट है। नहीं तो अभी तक बच्चों को ही ट्रीट किया गया ना, जब तक वो अडल्ट हो जाते तो उसके बाद 18 साल के बाद बोलो जब आप अपना कुछ कर लो। पर ये बोले कि नहीं जी हम कब तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, 18 साल तक। ठीक है जी। और हमने पीछे पढ़ा था इसके लिए 101 करोड़ के साथ क्या है, आउटले बजट की भी है। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, तो ये कब तक के बच्चों को कवर करेगा, 27 साल तक। इनको बोलेगा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, और सरकार ही माता सरकार ही पिता। तो इतनी सा खतरनाक स्कीम है, सरकारी माता सरकारी पिता। थोड़ा थोड़ा ध्यान इधर उधर नौकरियां भी निकाले। मैं बताऊं, जितनी दुखी सरकार है उतना तो मैं, मेरे को कर दिया लोगों ने फोन कर करके सर। मैं बताऊं मेरे को, अगर दिन में मैं 100 फोन तो मैं सुनता हूँ, उसमें से 30% फोन ही होते हैं कि नौकरियां निकलेगी, अलर्ट का निकलेगा, अलर्ट का निकलेगा। तो अब देखो, इतना इतना सुन चुका हूं मैं इस बारे में, कई लोगों की बेचारों की बड़ी ज्यादा दुविधा है, बहुत ज्यादा। कईयों के पेपर फंसे हुए ना जो, वैसे कुछ चीजें तो ऐसी ऐसी सुनने को मिलती है ना, जैसे जो बोलते थे जरा, हमारा तो रिश्ता ही हो गया था, शादी होने वाली थी, कि नौकरी के दम पर ही होती नहीं माँ में शादी, कहता आजकल तो वो भी शायद स्टेक में लग गई है। तो इतनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वजह से सोशल इम्पैक्ट भी है इसका, सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर जिस आदमी को लगता था कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में नौकरी लग जाएगी, तो उसका सोसाइटी उसको अलग नजर से देखती थी। अब देखा कि नहीं, बंदा पिछले 1 साल से अंदर ही घूम रहा है ना, तो उनका नजर कुछ और हो जाता है सोचने का। फिर कहीं से सामने वाला पूछता रहेगा क्या बना, क्या बना। अब वो क्या बोलता रहेगा कि अब ऐसे तो बोल नहीं सकता कि नौकरी नहीं निकली जी, पेपर रद्द हो गया। अब हर एक आदमी को क्या बोले इस बात को ना। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं ऐसे जो, मतलब ना, अब एचएएस के निकाले उन्होंने 11 पोस्ट है। और देखो, नजरिया अपना अपना है, कोई सोचता है, कोई बोलता है चाहे 11 पोस्ट है चाहे 1 पोस्ट हो, मैंने तो तैयारी करनी है और मैंने निकालना है। अब कोई बेचारा इसको लेके बैठ गया, और पूछते कि यार तैयारी करूँ ना करूँ, तैयारी करूँ ना करूँ, है ना। तो बड़े इसकी बात है, तो मेरा तो देखो ये कहना है, तैयार रहो। तैयार रहना बड़ा जरूरी है, जिस दिन भी आएगा ना उस दिन आप पकड़ लो। जैसे होता नहीं कि फिर हम बस स्टैंड में बस वेट कर रहे होते हैं, पता तो पता होता नहीं कब आनी है, पर फिर भी बड़े अटेंटिव रहते हैं, देखते रहते हैं, और जैसे ही आएगी वैसे ही चढ़ जाएंगे। और कोई लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ ही खड़े होते हो, चले जाते हैं, मेरे के चाय पीने चल जाते हैं, मेरे के कोई नहीं आ जाएगी, आती है थोड़ी देर में निकल जाती है, उनको फिर उतनी वेट। तो मेरा तो मानना है कि बिल्कुल ऐसे रहो चौकन्ने, कि जिस दिन भी आएगी खूब सारी पोस्टें आएगी। सरकार कब तक करेगी ऐसा, क्या क्या हुआ, इलेक्शन से पहले? अब पता नहीं, अभी इनका क्या ही है। ये है जी। तो सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, विश्वास करो बस। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनेगा जी 101 करोड़ का जी, 101 करोड़ में जाके पैसे उस सुख आश्रय कोष में कोई पैसा डाल सकता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी सुख आश्रय में पैसा जाना चाहिए तो डाल सकता है ना। और होम शेल्टर बनेगा चिल्ड्रन के लिए, डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए, एल्डरली पर्सन के लिए। न्यू इंटीग्रेटेड बिल्डिंग, आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर,
अब एक नए घर और बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर with the capacity of about 400 inmate will be constructed in Sundarnagar and ज्वालामुखी। ये रखना याद, ये प्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सुख आश्रय, आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर कहाँ बनाएंगे? सुंदरनगर एंड ज्वालामुखी में जी। जो प्रोवाइड करेगा शेल्टर किसके लिए? रेजिडेंट फैसिलिटी सीनियर सिटीजन को देगा, चिल्ड्रन को देगा, स्पेशली एबल्ड को देगा। चिल्ड्रन कवर्ड अंडर स्कीम विल बी टेकन आउट फॉर एजुकेशनल टूर के लिए ले जाएगा इनको आउटसाइड द स्टेट वंस इन अ ईयर along with facility of air travel। एयर में ट्रेवल करेंगे, 3 स्टार क्या हो गए? होटल। और एक्सपेंडिचर ऑफ बेनिफिशियरी between the age of 18-27 year covered under the scheme will be borne by the state government। फिर है जी गवर्नमेंट अपील टू ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट, तो सबके लिए अपील है जी सुख आश्रय में पैसे डालो। गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू स्कीम, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। अब एक नई स्कीम निकली है जी, कौन सी? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी, जो अकेली नारी है या विडो है, फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ फॉर एलिजिबल विडो एंड सिंगल वीमेन। अब गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी ऑफ 25,000 each 20,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मतलब 20,000 हमने मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट को ढूंढना है और उनको क्या देना है? 25,000 की सब्सिडी above the age of 18 years studying in government institutions to pursue to purchase electric scooty। और ये बोल रहे कि क्या देंगे? सब्सिडी ऑफ 25,000 रुपए की। अगर 1 लाख की स्कूटी मिलती है तो उसको 25,000 सरकार खर्च करेगी, 75,000 जो खरीद रहा है वो करेगी, बट मिलेगी किसको? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, जिनके अच्छे मार्क्स आए। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो वुमेन को फायदा हो रहा है, लड़कियों को फायदा हो रहा है। दूसरा हम किसकी तरफ जाएंगे? ग्रीन स्टेट की तरफ। तो मकसद ये है कि जितनी भी गाड़ियां चलेगी हिमाचल के अंदर, चाहे स्कूटी है, ट्रक है, बस है, वो मैक्सिमम क्या चलनी चाहिए? ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ऐसा कुछ टारगेट है जी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अब विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना है विद द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 करोड़ अंडर विच एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन। ये है पुअर चिल्ड्रन, देखो ऊपर थी मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट, ये पुअर चिल्ड्रन विल बी गिवन एजुकेशनल लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 1%। सिर्फ 1% लोन मिलेगा, 1% में दिएगा गरीब बच्चों को, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल इंजीनियरिंग PhD वगैरह, ITI पढ़ रहा है, पॉलिटेक्निक जिसमें भी जा रहा है वो, तो उनको 1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्कीम का नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री विद्यार्थी जो प्रोत्साहन योजना है वो क्या स्कीम है? तो इसका सिंपल सा है कि एजुकेशन पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करना, कितने में? सिर्फ 1% में, और होगा किसके लिए? एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन। फिर है जी अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। यह है जी सुरक्षित बचपन अभियान, under which the people of state, especially the children, will be made aware of the provision of protection of children from sexual offense act। सुना ना आपने? पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट क्या बोलता है कि चिल्ड्रन के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल अब्यूज या एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें याद रखना, ये जो पोक्सो एक्ट है ना, इट इज नॉट ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड, यह है जेंडर न्यूट्रल। इसमें चाइल्ड की बात होती है, ना कि गर्ल चाइल्ड की, और वो सेक्सुअल अब्यूज की होती है, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट को अब ये बोला कि बच्चों को ही हमने अवेयर करना है इसके बारे में। अभी तक तो सिर्फ देखो ना, अब जो बच्चे 11, 12, 15, 18 साल के, उनको तो पता ही नहीं होता सभी कोई एक्ट है। अगर उनके साथ कोई इस तरह की एट्रोसिटी कर रहा था कि वो बता पाए, तो यहाँ तक तो शायद कितने स्कूल +2, +1 तक के बच्चे भी अवेयर नहीं होंगे इसके बारे में, है ना। तो ये है जी पोक्सो, है ना। तो इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। फिर है जी नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल प्रदेश, जो कि बड़ा ही असेंशियल चीज है कि नशा मुक्त एंड मादक पदार्थ से मुक्त करने के लिए सरकार काम कर रही है। 2,233 करोड़ आर प्रपोज फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है जी।
तो उसके अंदर देखो कितनी बड़ी बातें बोली गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा वो, बिल्कुल बेच लाइन में से। अब क्वेश्चन बनाया कि आदर्श ग्राम सुखाश्रय किसके लिए है जी, और कहाँ इनके बनना है, कहाँ ये शेल्टर बनना है। फिर है जी एजुकेशन टूर कितने किस बच्चों को, कितने स्टार होटल में रहेंगे। ऑप्शन होगा 5 स्टार, 3 स्टार, कुछ ऐसा होगा। और ट्रेवल होगा, एयर ट्रेवल होगा, है ना। सुख आश्रय कोष होगा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। और जैसे अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स को 25,000 सब्सिडी दी जाएगी। किसके लिए, स्कूटी खरीदने के लिए, और जो आगे जाके हेल्प करेगा किसमें, हमें ग्रीन स्टेट बनने में। और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना में उनको दिया जाएगा लोन, ताकि अपनी होकर फर्दर पढ़ाई कर पाए, और बिल्कुल ही मिनिमम उस पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और पोक्सो एक्ट के लिए क्या कर दी, बच्चों को ही अवेयर करना है, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। और ये सारी बातें मेंस में लिखने वाली है जी। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल बनाना है जी हमने। तो ये सारा हो गया इस तरह की सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड काउ प्रोटेक्शन। अब एग्रीकल्चर हमने सब में पूरा पढ़ा हुआ है ना। अब आपसे मैं पूछता रहूंगा, 70% स्टेट के जो लोग हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हिम उन्नति, एक मिनट, आपके सर में क्या लिखा हुआ है, हिम उन्नति लिखा है, क्या करा है, हाँ वो लगाई ना, चिप्पी लगाई है इसके ऊपर, क्योंकि इस बारे में ये इतनी बड़ी ये कई बार होता है ना गलती हो जाती है, पेपर में क्वेश्चन वही आता है। तो सारे जितने मैंने 10,000 कॉपी छपे सब में लगाए थे मैं बाद में, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है इसमें, हिम उन्नति लिखा है ना। तो इससे पहले गलत हो गया थोड़ा सा ना इसमें। गवर्नमेंट विल स्टार्ट एरिया बेस्ड इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। एरिया बेस्ड इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम हिम उन्नति। तो सवाल यह आएगा, एक है हिम उन्नति और एक और स्कीम होगी हिमगंगा। मिल गया। हिम उन्नति है एरिया बेस्ड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड जो कंप्रिहेंसिव स्कीम एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और जो हिमगंगा है ये है डेवलप मिल्क बेस्ड इकोनॉमी। हिम उन्नति एग्रीकल्चर के लिए और हिमगंगा मिल्क इंडस्ट्री के लिए, ये दोनों नई स्कीम है जी। तो दिस स्कीम विल बी रन इन क्लस्टर अप्रोच टू एंड एटलीस्ट 40 बीघा of land will be included in each cluster depending on the local climate, geographical condition and soil type। तो एक पूरा क्लस्टर डेवलप किया जाएगा 40 बीघा का, और इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जिका, जिका मतलब जापान वाली जो एजेंसी है। और ये हिम उन्नति के लिए ₹150 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल फॉर इट्स फर्स्ट फेज। पहला फेज चलेगी सिर्फ 23-24 तक। तो फार्मर विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी फॉर यूजिंग वायर मैश फॉर, वो लगते हैं बाहर से फेंसिंग। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, तो जो एक खेत बनाया जाएगा ना, बड़ा खेत बनाया जाएगा, उसके चारों तरफ से लगेगी फेंसिंग। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण होता है सोलर वाली। और अंडर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर 50% सब्सिडी के ऊपर। और साथ में क्या बोलेंगे इनको कि किसानों को 50% सब्सिडी के ऊपर मिलेगा ट्रैक्टर। अब एक आगे हिमगंगा, तो ये किसके लिए है, मिल्क बेस्ड इकोनॉमी इन द स्टेट अंडर द स्कीम कैटल रियर्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रू कॉस्ट बेस्ड मिल्क प्राइस एंड क्वालिटेटिव improvement will be brought in the system for milk procurement, processing and marketing। तो ₹500 करोड़ इसके लिए आए, और 44 मोबाइल बैंस लगानी है। एक स्कीम हो गई हिम उन्नति, एक हो गई हिम गंगा। अब आओ जी फूड सिक्योरिटी पे। Government will spend 265 crore in the coming year on subsidy being given to pulses and edible oil। तो इतना पैसा इसके लिए फंड किया जाएगा सर इसमें बजट के हिसाब से। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हैज बीन केप्ट व्हीट प्रोक्योरमेंट टारगेट। अब हमारी जो सिविल सप्लाई जो कॉर्पोरेशन है वो क्या बोलता है कि हमने 30,000 मीट्रिक टन का व्हीट को प्रोक्योर करना है हमने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछ ही ले, फिर भी एक नजर मार के रखना पेपर से पहले। अब आता है जी हॉर्टिकल्चर, ये भी बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सरकार का। शिवा
HP शिवा प्रोजेक्ट। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि शिवा प्रोजेक्ट किसके लिए है, किसके लिए है, हॉर्टिकल्चर। और इसमें करेगी क्या सरकार, 6000 हेक्टेयर एरिया को हॉर्टिकल्चर के लिए डेवलप करना है, 28 डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरा सवाल बनेगा कितने इसके अंदर एरिया है, यह है 6000, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 7 डिस्ट्रिक्ट, और उन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक कितने हैं, 28। ये भी 90% चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का। और इसके अंदर क्या हमने क्लस्टर डेवलप करना है, 1 क्रॉप 1 क्लस्टर, जैसे हम बोलते हैं ना 1 क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट, एक क्लस्टर से कम एक बड़ी क्रॉप बननी चाहिए। और साथ में क्या इसके लिए, पोस्ट हार्वेस्ट, अगर हमने मान लो फसल उगा भी दी, हमारे पास क्या उसके बाद उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद है मैकेनिज्म, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, और बाद में है वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, जैसे हमने मान लो एप्पल उगाया, तो उसको एप्पल से हमने इसमें वैल्यू एडिशन क्या बनेगी, जूस बनेगी। तो जूस बनाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, वहीं पे कोई इंफ्रा रेडी होना चाहिए। तो वैल्यू चेन आज की डेट से इसकी बड़ी अहमियत है। जैसे मान लो मिल्क है, तो मिल्क को हम किसी भी वैल्यू में ऐड कर देते हैं, उसकी पनीर बना देंगे, खोया बना देंगे, है ना, चीज बन सकती है, बड़ा कुछ बन सकता है ना। तो फिर एज ए ग्रेडिंग पैकिंग पैकिंग हाउसेस लगने हैं, सी स्टोर एंड कोल्ड स्टोर लगने हैं, ये भी याद रखना प्री के लिए, कहाँ कहाँ लगना है ये, भावानगर किन्नौर में, संदासू चिड़गांव रोडू में, अन्नू जुब्बल में, चौपाल शिमला में, जाबली सोलन में, सुंदरनगर मंडी में, दत्तनगर रामपुर में, और खड़ा पत्थर शिमला में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ यहाँ पे लगने हैं ये वाले प्रोजेक्ट ग्रेडिंग एंड पैकिंग के लिए। फिर है जी फिशरीज, गवर्नमेंट विल गिव अ सब्सिडी ऑफ 80% फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड फिश पॉन्ड एंड 20 हेक्टेयर न्यू फिश पॉन्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द प्राइवेट सेक्टर। तो 80% सब्सिडी दे दीजिए, आप अपने पॉन्ड बनाओ, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसमें क्या बनना है, 120 बनने हैं ट्रॉट यूनिट, तो 2 बननी है ट्रॉट हैचरी, 5 बनना है स्मॉल बायो बायोफ्लोक फिशरीज, और एक काफ, हम काफ एक फिश की वैरायटी होती है जो छोटे छोटे जो फिश के होता है ना टाइप, तो उसके लिए विल बी सेटअप एट गगरेट। तो काफ फार्म, ये पॉइंट है यहाँ पे, काफ फार्म का बनना है गगरेट। जो ऐसी ऐसी न्यूज होती है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैसिलिटेट द ट्रेनिंग एंड फिश फार्मर्स, फिशरमैन डिपेंडेंट ऑन riverine fish living in the plain areas will be provided 1000 cast nets at subsidy। मतलब 1000 उसका कास्ट का एक नेट जाल होता है ना, जो लगा होता है ना दाने दाने से, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी के ऊपर। लग रहा है ना आपको पता, देखो सारी बातें तो रिवीजन वाली है, बस एक बार मेरे साथ आप एक बार इसको रीड आउट कर लो, तो आगे होता रहेगा। पंचायती राज एंड डेवलपमेंट, पंचायती राज में उसमें तो पढ़ा ही था सर्वे में। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पढ़ा था ना, जो डेली वेजेस वर्कर्स है उनका कुछ पैसा बढ़ाया था, याद है आपको, कितना किया है, कितना है, पहले कितना था, पहले कितना था, अब कितना हुआ, 300 से 350 हुआ है। अब देखो जी मनरेगा का कितना हुआ है, 240 कितने से 212 से, पहले 212 रुपए था, किया 240। और जो ट्राइबल एरिया में जो काम कर रहे हैं मनरेगा में, उन्होंने कितना किया है, 266, कितने से 266 से कितने किया है, 294। तो कितने रुपए बढ़ाए, 100 रुपए भी बढ़ाए, है ना, 12 से 40 कर दिया, बताओ। 132 कस्टम हायरिंग सेंटर्स विल बी सेट अप इन 26 ब्लॉक्स, ये छोड़ दो, हेल्प ग्रुप के द्वारा जो हायरिंग होगी। अब है जी हिमीरा, क्या था बताओ, क्या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ आइटम होगा, उसको उसकी ब्रांड नेम है, ठीक है ना। तो इसके शॉप्स खुलना है। मुख्यमंत्री लघु, ये क्या है, दुकानदार कल्याण योजना। तो लघु दुकानदार कल्याण योजना विल बी स्टार्टेड इन स्मॉल शॉपकीपर ट्रेडर विद द प्रोविजन ऑफ 50% सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लोन
₹50,000। तो जो छोटी दुकान खोलेगा उसको ₹50,000 की लोन के बाद 50% क्या मिलेगी? सब्सिडी। टेलर हो गया, बार्बर हो गया, ट्री स्टॉल ऑनर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, करियाना शॉप्स हो गया, ये दुकान अगर कोई खोलना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। पर वो इंसान होना चाहिए एलिजिबल इसके लिए, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 4 गोवर्धन प्लांट, पता था ना, गोवर्धन प्लांट लगेंगे, will be started in the district on the pilot basis to increase the income of गौशाला। तो अगर प्लांट लगेगा ना गोवर्धन प्लांट, तो गौशाला की इनकम बढ़ेगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट like will be set up in each block of the state. One ग्राम पंचायत in each district will be developed as a मॉडल ग्राम पंचायत। मतलब एक पंचायत को बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, क्या मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपने देखा ना, अगर कोई कोई कुछ चीज बेचता है, मान लो उसने कोई फ्लैट बेचना है, तो एक फ्लैट उसने मॉडल फ्लैट होता है बनाया, जिसमें सब कुछ होता लगाया, तो जिसको दिखाना है कि ऐसा घर होगा। तो ऐसी एक मॉडल पंचायत बनेगी एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसको देख के ये बताया जाएगा कि ऐसी हमारी उधर पंचायत बननी चाहिए। ठीक है जी। आउट ऑफ 18,000 प्रपोज्ड अमृत सरोवर, अमृत सरोवर पढ़ा था ना हमने, जो पुराने पानी के जो सोर्स है उनको दोबारा से रिजुविनेट करना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है ना। 760 have been completed and remaining will be completed by 15 अगस्त, पता नहीं 15 अगस्त आने वाला है 2023 तक। अब है जी अगला, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कितना जो ऑनरेरियन होता है ना उनकी काइंड ऑफ सैलरी, जो चुने हुए जो लोग होते हैं। चेयरमैन ऑफ जिला परिषद के जी 20,000 पर मंथ सैलरी, और कितनी बढ़ाई है? 5,000। वाइस चेयरमैन की 15,000, कितनी बढ़ाई है? 5,000। मेंबर जिला परिषद के 6,500, कितनी बढ़ाई है? 500। उसके बाद है चेयरमैन पंचायत समिति के 9,500, इनकी 500 बढ़ाई है। वाइस चेयरमैन पंचायत समिति की 7,000, इनकी 500 बढ़ाई है। मेंबर पंचायत समिति के 6,000, इनकी 500 बढ़ाई है। प्रधान ग्राम पंचायत की कितनी है? 6,000, इनकी 500 बढ़ाई है। उप प्रधान की जी 4,000, इनकी 500 बढ़ाई है। और मेंबर होता है ना ग्राम पंचायत में, कितनी है? सिर्फ 500 रुपये पर सिटिंग। इनका याद रखना, जितनी ग्राम सभा की मीटिंग होती है ना, एक सिटिंग में मेंबर को 500 रुपये मिलता है। और जो कितनी बढ़ाई है? 200 रुपये। तो उसमें पहले कितनी थी? 300। तो ये कई बार फिगर पूछ लेते हैं कि खासकर प्रधान का, जिला परिषद के चेयरमैन का, मेंबर का, है ना, तो कितना है? तो इस साल अगर बढ़ा है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नहीं नहीं, अब बढ़ी है, बस एक बारी बढ़ गई है। अब जब तक दोबारा नहीं बढ़ेगी तब तक इतनी रहेगी। मतलब जिला परिषद अगर कोई चेयरमैन बनेगा तो 20,000 रुपये, अगर गांव के प्रधान बनोगे तो कितना मिलेगा मंथली? 6,000। ठीक है जी। अब 6,000 के लिए बनेगा प्रधान है? समझ रहे हो बात कर रहा हूँ? अगर इलेक्शन में एक बंदा पैसे खर्चता है 6,000 से, 12 6 कितने हो गए? 48,000। वो प्रधान, वो प्रधान का तो कुछ रोल ही नहीं दिखता। तो क्या करे फिर प्रधान? वो प्रधान तो बस खुशी है अपनी, प्रधान जी बोलेगा गाँव उसको। क्या हुआ? वही है ना, डिपेंड करता है वो प्रधान। देखो ना कई बार अब ये देखो तो अब सैलरी तो लगे, बताओ कितनी है और क्या है? तो 48,000 प्रधान की है, और कितने? 4, 12 से कितने होता है? 48 हुए ना। हाँ, और उसकी कितनी हो गई? 72,000 प्रधान की हो गई। 5 साल तक के लिए आराम से प्रधानी करेंगे। तो ₹1,916 करोड़ आर प्रपोज फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ऐसे क्वेश्चन पूछ, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखे होता है क्योंकि पीछे क्वेश्चन पूछे गए। अब आ जाओ जी अर्बन। अर्बन में इनका भी यही है जी। मेयर और म्यूनिसिपलिटी के कितने होते हैं? 20,000, 500 रुपये बढ़ा है, 5,000 बढ़ा है। डिप्टी मेयर का 15,000, 5,000 बढ़ा है। काउंसलर एमसी का 7,000, इनका 500 बढ़ा है। प्रेसिडेंट नगर परिषद 8,500, इनके 500 बढ़ा है। वाइस प्रेसिडेंट नगर पंचायत 7,000, अगेन 500। काउंसलर का 3,500, सबके 500 बढ़ा है। प्रधान नगर पंचायत का 7,000, उप प्रधान नगर पंचायत 5,550, मेंबर ऑफ नगर पंचायत होता
तीन, अब यहाँ पे मेंबर है ना इनके 3,500 पर मंथ, ये है जी इनका सैलरी। ये रह जी बात। अब आ जाओ जी हाउसिंग। ये पढ़ा था ना जाथिया देवी, क्या बनना है यहाँ पे, पढ़ा था ना हिल टाउन टाइप, हिली टाउन टाइप बनना था यहाँ पे। जाथिया देवी कहाँ पे है, शिमला में। कौन बनाएगा, हिमुडा। ये हमने सर्वे में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद होगा। 250 आयुष वेलनेस सेंटर, 500 हर्बल गार्डन्स, ये बनना है जी। अब आता है जल शक्ति। अब जल शक्ति डिपार्टमेंट की क्या बात करता है, नेचुरली एग्जिस्टिंग ह्यूज पिट कैन आल्सो बी डेवलप्ड। जो अपने आप ही नेचुरली बने होते हैं ना, पोखर बोलते हैं लोग, कुआं बोलते हैं ना। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट प्रपोज टू टेक नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंग द वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल। एक नया एक्ट आएगा, वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल, और जिसमें क्या बताया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम होगी, 24/7 वाटर सप्लाई मिलेगी जिसके अंदर। और फिर है जी गैसियस क्लोरिनाइजेशन सिस्टम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सिस्टम विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल ब्लीचिंग पाउडर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। आपने देखा ना पानी में कभी कभी डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो क्या होता था, ब्लीचिंग पाउडर। अब उस ब्लीचिंग पाउडर की जगह क्या होगा, ये गैसियस क्लोरिनेशन सिस्टम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सिस्टम। नेक्स्ट है जी, सैनिटेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन 5 टाउन। तो सैनिटेशन फैसिलिटी कहाँ पे दी जाएगी, मंडी, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन एंड करसोग। वैसे प्री में कोई इतना ज्यादा तो नहीं पूछेगा इसको। 817 करोड़ विल बी स्पेंड थ्रू डेवलपमेंट बैंक ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का है, AFD। याद रखना, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, या तो जर्मनी से फंड आ रहा है या तो आ रहा है जिका से। तो ये कौन दिख रहा है अलग से, कहाँ का बैंक है, फ्रांस का। तो ये अपनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी टू 5 टाउन। तो 5 टाउन में ये अभी क्वेश्चन आता है कि जो ये 5 टाउन के लिए सैनिटेशन फैसिलिटी है, कौन पे कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है। यह है AFD, डेवलपमेंट बैंक ऑफ फाइनेंस। तो यह है मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन मनाली एंड रामपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बस दे कौन रहा है ना। एनकरेज टू एनकरेज यूजर फॉर वाटर टेस्टिंग ट्रेनिंग, वुमेन फ्रॉम विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी विल बी गिवन इंसेंटिव 3,300 पर ग्राम पंचायत। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस फिल अप 5,000 पोस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जल शक्ति विभाग। तो 5,000 नौकरी देनी है जल शक्ति विभाग में। उसके बाद है जी रोड एंड ब्रिज। तो रोड एंड ब्रिज में भी कुछ ज्यादा इफेक्ट दे रखा है। ये बोल रहा है गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रोड इन द स्टेट। 41,000 किलोमीटर हमने 23-24 तक अचीव करना है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में। और 23-24 में टारगेट हैज बीन सेट अपग्रेड, 300 किलोमीटर को हमने अपग्रेड करना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंदर। और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट करेगी, 2 लेन को करना है कन्वर्ट 4 लेन में। एक है दी बीडू टू लथियानी, नालागढ़ टू स्वारघाट, कालम टू पोंटा साहिब एंड देहरादून, अम्ब टू उन्ना, पंजाब बॉर्डर नदौन और उन्ना बाईपास। ये कुछ रोड है, प्री में तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन को कौन कौन से हमने, तो मतलब थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि इंफ्रा कहाँ कहाँ बन रहा है। 250 किलोमीटर रोड नेटवर्क, न्यू रोड्स। अब ये देखना, 250 किलोमीटर नए रोड बनाना है, 350 किलोमीटर क्रॉस क्रॉस ड्रेनेजेस बनाना है, 425 किलोमीटर मेटल रोड करना है, 25 ब्रिज बनाना है। ये फ्री में नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे आपको पढ़ने के लिए हम करके आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंट 5 रोड्स ब्रिज प्रोजेक्ट with ₹500 crore to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फंडिंग सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखना, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट जाती है सेंटर के पास पैसा मांगने के लिए, तो जैसे आपने देखा ना, हमारे जो इस टाइम मिनिस्टर है PWD है ना, तो वो जाते हैं सेंटर में। सेंटर में सरकार से क्या रिक्वेस्ट करता है कि देखो ये रोड है, इसको आप किसी ना किसी स्कीम में डाल दो। समझ रहे बात को। तो अब अगर सेंटर चाहेगा तो उस रोड को किस स्कीम में डाल देगा, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखो ना आपने कि हमारा मिनिस्टर कहाँ जाता रहता है, दिल्ली। तो दिल्ली में पैसा मांगने का तरीका क्या है, ऐसा तरीका थोड़ी नहीं है कि पैसे दे दो सीधा डायरेक्ट। क्या बोलोगे कि इस रोड को आप क्या कर दो, इस स्कीम के अंदर डाल दो।
तो उसमें से एक स्कीम कौन सी हो गई, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पर प्री में कुछ ऐसा आने वाला नहीं है, पर आप ज्यादा बता ना उसको, ऐसे चलने दो। फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू इम्प्रूव द सेफ्टी, 43 किलोमीटर स्ट्रेच इन कांगड़ा में, तो ये सेफ कॉरिडोर बनाना है जी। सेफ कॉरिडोर के लिए कौन फंड करा है, वर्ल्ड बैंक। और नेशनल हाईवे में जो डिस्ट्रिक्ट, ये भी देख लेना, इनको भी सेव करना है। टारगेट टू बी अचीव्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है केवल, चलो ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 1060 किलोमीटर नए रोड का टारगेट है हमारे पास। 70 ब्रिज बनाने हैं, 70 ऐसे गांव अभी भी जो नहीं जुड़े रोड से, उनको कनेक्ट करना है। ये आपको मेंस के लिए सोचना है। अभी भी क्या है, कुछ विलेजेस ऐसे जो विच आर नॉट कनेक्टेड बाय रोड। न्यू स्कीम मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, ये नई स्कीम है जी एक। मुख्यमंत्री सड़क एंड रख रखाव योजना is started with the aim to provide excellent quality of roads with an amount of 200 crore। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। एक तो नई स्कीम है, और इस नई स्कीम के लिए कितने रुपीस का प्रावधान रखा है, 200 करोड़ का। ठीक है जी। अब आ जाओ इंडस्ट्री एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना स्टार्ट कर दिया सरकार ने, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन डेंटल क्लिनिक्स, परचेज ऑफ ई टैक्सी, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड अप टू मेगावाट, 1 मेगावाट है। मतलब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना में बोल रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, एक सीड मनी देंगे, जिससे चाहे आपने कोई क्लिनिक खोलना है, ई टैक्सी लानी है, सोलर पावर बनाना है। पर सोलर पावर का कितने तक का बनेगा, 1 मेगावाट का। तो अगर कोई ई टैक्सी खरीदता है तो उसमें कितनी सब्सिडी है, 50%। अब हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे मेन सिलेबस में भी है, अब बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को क्या करना है, गवर्नमेंट विल ब्रिंग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो 2019 की पॉलिसी है ना, उसको चेंज करके क्या लानी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉलो ओपन आर्म पॉलिसी। ठीक है जी। अब एक बात इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्टेड है। अब सरकार एक हमारे पास एक स्कीम थी ना, न्यू सिंगल विंडो स्कीम, पता ना आपको। अब सिंगल विंडो को चेंज करना है किसमें, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसमें लगा दो स्टार। तो सिंगल विंडो सिस्टम को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मतलब उसको और ज्यादा कंप्रिहेंसिव बना रहे हैं, विच विल फैसिलिटेट पोटेंशियल इन्वेस्टर टू गेट ऑल क्लियरेंस अंडर द सिंगल रूफ। वैसे तो सिंगल विंडो सिस्टम भी यही है, बट इसको थोड़ा और कंप्रिहेंसिव वे में बता रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर हो गए, अगर इंडिया में उनको हिमाचल में उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको एक ही छत के नीचे सारी की सारी क्लियरेंस मिलेगी, है ना। गवर्नमेंट एम टू ब्रिंगिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 20,000 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग, 20,000 करोड़, टूरिज्म, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग। दिस विल हैव अ पोटेंशियल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 40,000 पर्सन को मिलेगी जी, और इनडायरेक्ट कितना, 50,000। तो क्या बोल रहे कि सरकार हम बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, 20,000 करोड़ किसमें, टूरिज्म में, एनर्जी में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, हर हाउसिंग में। जिसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 40,000 को डायरेक्ट लोग रोजगार और 50,000 को इनडायरेक्ट। फिर है जी, फ्लाइंग स्क्वाड विल बी डिप्लॉयड टू कर्ब इलीगल माइनिंग। ये भी बड़ा, ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इलीगल माइनिंग होती है ना, उसके लिए क्या बनाया, फ्लाइंग स्क्वाड टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ रॉयल्टी एंड सिंप्लीकेशन ऑफ फॉर्म XY फॉर्म। ये बोलते हैं ना कि लोग क्या करते हैं ना, रॉयल्टी समझते हो ना, जो हमको मान लो मेरे को दिया है कि आप यहाँ एरिया में माइनिंग कर सकते हो, तो मैं सरकार को क्या दूंगा, टैक्स तो नहीं दूंगा, रेंट नहीं दूंगा, क्या दूंगा मैं, रॉयल्टी दूंगा। अब उस रॉयल्टी को के लिए कुछ फॉर्म वगैरह होता है, जो भी होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ घपला कर देते हैं, जितना पैसा देना था उतना सरकार को नहीं देते। अब इसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, एम परिवहन पोर्टल। अब एम परिवहन पोर्टल पता क्या करेगा ना, ऐसे तो ये पोर्टल परिवहन के लिए है, बट उसके साथ उसका टैग कर दिया, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसके साथ, जल शक्ति डिपार्टमेंट भी है, पॉल्यूशन कंट्रोल भी है, ये सारे जुड़े हुए हैं। अभी क्या करेगा, दिस विल प्रिवेंट इलीगल माइनिंग एंड कर्व रेवेन्यू लॉसेस। तो उसको जोड़ दिया इसके साथ। 99% एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश इन द स्टेट कम अंडर द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये भी याद रखना, हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्री है किसमें आती है, 99% आती है किसमें, MSME में। और यूनिटी मॉल विल बी एस्टेब्लिश टू प्रमोट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखो जी, अब ये क्वेश्चन हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था GI प्रोडक्ट वगैरह के लिए।
और ये बोले कि एक यूनिटी मॉल बनेगा जिसमें ऐसा होगा, उस यूनिटी मॉल में एक प्रोजेक्ट में यहाँ होगा शिमला का वन प्रोडक्ट, यहाँ होगा चंबा का, कांगड़ा का, सबके अपने अपने हो गए, तो वहाँ एक मॉल में सबके सबकी एग्जीबिशन सब दिखेंगे और सब में से किसी को परचेज कर सकता है। फिर एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, परमिट विल बी इशूड टू रन ई व्हीकल ऑन 500 आइडेंटिफाइड बसेस रूट इन 2023-24 में। तो ई नए 500 बस रूट बनाने हैं जिसमें ई बस ही चलेगी। बस पोर्ट विल बी बिल्ट इन हमीरपुर। अब ये क्वेश्चन बनता है कि बस पोर्ट कहाँ बनेगा? हमीरपुर में, 10 करोड़ का। व्हीकल लोकेशन है अभी बनेगी, और डिजिटल फेयर कलेक्शन सिस्टम बनेगा, तो डिजिटली हम अपना बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। तो कहने मतलब है कि इससे भी क्या होगा, बढ़ेगी हमारी एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है जी फॉरेस्ट, फॉर पर्पज ऑफ expediting development scheme, district level committee have been constituted in each district under the chairmanship of district deputy commissioner. 250 hectare land will be selected in all 12 districts under the Mukhyamantri Green Cover Mission. तो 250 हेक्टेयर लैंड में, ये 250 हेक्टेयर लैंड ईच डिस्ट्रिक्ट में, इंक्रीज द इनकम ऑफ लोकल कम्युनिटी। ये सारे काम होने इसके अंदर। तो जीका के द्वारा फंडेड है ये मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, और इसके कुछ कुछ मिशन है। और मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछता है मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन क्या है ना। पर प्री में थोड़े इसके फिर भी कम चांस है, बस इतना है कि इसको फंड कौन कर रहा है। और अंडर दिस प्रोजेक्ट प्लांटेशन विल बी डन ऑन 2000 हेक्टेयर लैंड इन 2023-24 में। 400 एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी टेकन ऑन बोर्ड। तो 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पे काम करेगा जी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ग्रीन ग्रोथ इन द स्टेट। फॉर दिस रीजनल ऑफिसर्स विल बी सेटअप इन द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च सेंटर बनेगा इसके लिए। अब ये एक चीज क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि अब ऐसे रिसर्च सेंटर बन रहा है, ऐसा काम हो रहा है कि जो हम पहले प्लास्टिक के कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते थे उनको कम कर देना है। अब उनकी जगह क्या करना है हमने, जो लोकल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, उनको यूज करेंगे। तो उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है हिमाचल का, क्या, पत्तल। पत्तल होता है ना, तो उस पत्तल का क्या होगा, एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वो, और दूसरा क्या है, लोगों लोकल के लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लोकल लोगों, लोकल लोग अगर अगर कुछ भी ये प्लास्टिक का सामान आएगा नहीं, है ना, थर्माकोल वगैरह नहीं आएगा, तो लोग ही बनाएंगे, घरों में बनाएंगे, तो कोई ना कोई तो बेचते रहेगा इसको मार्केट में ले जाके। और जैसे मैरिजेस होती है, अब इमेजिन करो कि अगर मैरिजेस में ये प्लेटें चलनी स्टार्ट हो जाए तो कितना रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा स्टेट के लिए, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें जो काम करना है तो किसको बोला जा रहा है ये बात, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। पता ना आपको, CSR सुना आपने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब 2% कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रॉफिट का सोसाइटी के कॉज के लिए खर्च करना। तो वो कॉज कुछ भी हो सकता है, चाहे सैनिटेशन में करो, एनवायरमेंट में करो। तो जिसमें से ये भी एक बात हो रही है कि जो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसको क्या बोलेगा हम, पत्तल। उसके बाद है डिजिटलाइजेशन, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ डिजिटल प्लान टू टेक फॉरवर्ड द विजन ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का मिशन क्या था, डिजिटल इंडिया। तो ई ऑफिस सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन दी डायरेक्टरेट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेस। तो डायरेक्टरेट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में क्या बनेगा, ई ऑफिस सिस्टम टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट वर्क। ऑल सेक्शन ऑफ द स्टेट सेक्रेटरेट विल बी कनेक्टेड टू ई ऑफिस। तो कहने मतलब है कि जो सेक्रेटरेट होगा उसका सीधा कनेक्शन किससे होगा, डायरेक्टरेट एंड डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से, ठीक है ना। और ई कनेक्शन है ये। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को और ज्यादा सही किया जाएगा। पता ना आपको, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में पढ़ा था सर्वे में 1100 नंबर के ऊपर। तो उसमें व्हाट्सएप एंड चैटबॉट बनेगा एक, जिसमें अपने लोग कंप्लेंट कर सकता है। फैसिलिटी टू रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रे एनिमल्स, जो होता है ना, स्ट्रे एनिमल होता है ना, जैसे चाहे
कोई जानवर है जो खेतों को मतलब नुकसान पहुंचाता है ना, तो उनकी उनके बारे में जानकारी देना या शिकायत करना कहाँ पे जाएगा? चीफ मिनिस्टर सेवा संकल्प हेल्पलाइन। मतलब कहने मतलब है कि स्टे एनिमल के बारे में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और मोबाइल एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड फॉर सिटीजन टू रिपोर्ट स्ट्रे एनिमल विच विल बी इंटीग्रेटेड विद द मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया इसके साथ। डीबीटी पोर्टल विल बी डेवलप्ड। डीबीटी समझो ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके लिए अलग से पोर्टल होगा। अभी क्वेश्चन देखो, प्री में पूछना पूछे पर ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन के लिए, ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है? व्हाट आर द न्यू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन इन ई गवर्नेंस? तो ये सब कुछ यही है। मेंस के अगर आपको इतना याद रह रही है ना पेपर में, मोर देन सफिशिएंट है। और क्या बोलते, डीबीटी पोर्टल बना दिया, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। और हिम परिवार पढ़ा था ना, हिम परिवार। हिम परिवार में क्या बोलते हैं ना, अलग अलग होता है ना, अलग अलग रजिस्टर बने हुए हैं। राशन कार्ड वाला अलग बना हुआ है, किसी को सब्सिडी देनी उसका अलग बना हुआ है, अलग अलग रजिस्टर बने हुए। ये बोल रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, एक ही रजिस्टर तैयार करेंगे, तो जहां पे जितना भी सरकार प्रोवाइड करती है, कोई सब्सिडी के तौर पर देती है, किसी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देती है, उसका एक ही जगह सारा डाटा होगा। इसको क्या बोल दिया? हिम परिवार। चाहे पीडीएस है, ई कल्याण एंड अदर पोर्टल, ऐसे अलग अलग पोर्टल बनाने की जरूरत नहीं है, एक में रख दो तो सब कुछ वहीं से होगा। ₹50-100 crore विल बी स्पेंट ऑन 24 टू इनहांस द इंटरनेट 4G 5G टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। अंडर द लोक मित्र केंद्र 5,000 अभी है, इनको कितना करना है? 6,000। ये भी क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास, कितना लोक मित्र केंद्र बढ़ाना है भी? 6,000। समझ गया जी बात? तो ये क्वेश्चन अगर 8 नंबर के लिए 20 नंबर के लिए पूछते हैं ना, डिजिटलाइजेशन के ऊपर, ई गवर्नेंस के ऊपर, नया स्टेप, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डाटा नेक्स्ट है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। Work of online registration is being successfully implemented in 175 sub-registered office of the Revenue Department. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है अब 175 सब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी ऑनलाइन है, बस ये समझ लो। द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल। अब इसमें एक स्कीम है, स्वामित्व योजना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। स्वामित्व योजना के अंदर क्या होगा? जैसे हमारी होती है ना, जिसके ऊपर हमारा लैंड या हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है या लैंड है ना, उसको सारा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर करना तैयार और आपको इन्फॉर्म करना। अभी कहाँ स्टार्ट किया है? हमीरपुर में। तो ये बोल रहा है कि रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में कब तक होगा? ये 2024 तक। अंडर विच प्रॉपर्टी कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंसर्न पार्टीज। क्लियर है जी? और उसके बाद है जी एक लॉ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में लिखा हुआ है। इसमें पता क्या होता था पहले ना, एक बारी क्या, पहले क्या होता था, एक घर में मान लो एक परिवार है, उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे हैं, और जिसमें एक बड़ा बच्चा कौन है? मेल चाइल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घर को 150 बीघा जमीन रखने की वो है, परमिशन है। अब ये क्या होगा, इसका एक बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा को एक अलग हाउस होल्ड भी डिक्लेयर किया जा सकता है विद इन हाउस, कि इनकी 150 बीघा जमीन और इनकी 150 बीघा जमीन, तो कितनी बन गई? 300। है तो परिवार एक ही है, पर जो उनका बड़ा बेटा था उसको एक सिंगल यूनिट डिक्लेयर कर दिया, तो वो भी 150 बीघा अलग से जमीन रख सकता है। अगर बेटी हुई तो नहीं है। तो इस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन था ये। अब सरकार ने क्या बोल दिया, अगर बेटा है चाहे बेटी है, अगर वो बेटी मैरिड हुई है तो भी चलेगा। तो वो जो परिवार होगा वो 150 से 300 बीघा, मतलब 300 बीघा जमीन वो रख सकता है। क्लियर है बात? तो ये कहाँ पे चेंज आया है? HP सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट। तो सेपरेट यूनिट किसकी किसकी बनाई जाएगी? घर के अंदर विद इन फैमिली गर्ल्स। और पहले किसके लिए? सिर्फ मेल के लिए। डॉटर विल बी मेड सेपरेट यूनिट बाय अमेंडिंग द HP सीलिंग लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। क्लियर? उसके बाद है जी डॉपलर रडार विल बी इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर टू प्रोवाइडिंग वेदर इंफॉर्मेशन। कहाँ में? लाहौल स्पीति ऑन किन्नौर। तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए एक रडार सिस्टम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वेदर की। इट इज ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप द हाईटेक अर्थक्वेक लेबोरेटरी कम डैम एनालिसिस सेंटर। तो जो बहुत ज्यादा हमारे डैम डूम बन रहा है, उसकी वजह से सिस्मिक वेव जनरेट होगी, अर्थक्वेक आएगा, उसके लिए जी हाईटेक कोई फैसिलिटी बना रहा है जी। कहाँ पे?
कांगड़ा एंड हमीरपुर एरिया में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अर्थक्वेक लेबोरेटरी कम डाटा एनालिसिस कहाँ पे बना है? कांगड़ा में। अंडर द आपदा मित्रा योजना, एक है जी आपदा मित्रा योजना, 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर विल बी ट्रेंड इन 9 डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो 9 डिस्ट्रिक्ट में आपदा से बचने के लिए हम पढ़ते हैं ना, तब आपको पता है जब भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहले आता है एक चीज, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स हमेशा किसका होता है? लोकल्स का। जब भी कुछ कैलेमिटी होती है ना किसी भी क्षेत्र में, देखो जो प्रोफेशनल है, जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो तो बाद में आती है। तो सबसे पहले कुछ भी घटना घटेगी, चाहे आग लगेगी चाहे बाढ़ आएगी, तो सबसे पहले कौन चाहिए हमें वहां पे? लोकल। तो लोकल लोग शुड बी ट्रेंड। तो इसीलिए क्या कर दिया, 1500 कम्युनिटी वॉलेंटियर्स 9 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन किए जा रहे हैं जी, नेशनल डिजास्टर। तो ये भी क्वेश्चन मेंस के लिए, सारी डाटा मेंस क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या करे स्टेट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और ₹800 करोड़ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट। हम पढ़ते हैं ना अप्रोच डिजास्टर की। देखो पहले क्या होगा? डिजास्टर, डिजास्टर के बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा? रिहेबिलिटेशन, रिहैब के बाद क्या होगा? क्या होगा? देखो ना, बाढ़ आई, रिस्पॉन्स दे गए, कोई ना कोई तो आएगा वहां तुरंत, फिर उनको निकाले, एकदम रिहैब करे, घर तो उनके बह गए। फिर रिस्पॉन्स के, रिहैब के बाद होगा परमानेंट क्या? सेटलमेंट। अब उनके लिए, अभी रिहैब में तो उन्होंने ऐसे टेंट वेंट लगा के रखे हुए थे, अब उनको परमानेंट तो बिठाना पड़ेगा ना, परमानेंट बिठा दिया उनको। अब इसके बाद क्या अगला प्रोग्राम चलेगा? प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो उनको तैयार रखना है कि ऐसा नहीं कि दोबारा डिजास्टर नहीं आएगा, डिजास्टर फिर आएगा। तो डिजास्टर के लिए वो क्या होना चाहिए? पूरे पूरे अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए वो। तो कहने का मतलब यह है कि डिजास्टर होने के बाद, परमानेंट सेटल होने के बाद भी अगर वो वैसे ही रहे, फिर तो और खतरा आ जाएगा। समझ रहे बात को? अब कई लोगों के लिए देखने से प्लेन डिजास्टर हो जाएगा। अब डिजास्टर के बाद तुरंत क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स ही होगा। रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा? रिहैब होगा। कोई कोचिंग में जाए, कोई कहीं जाए, कोई घर चल जाएगा। फिर क्या होगा? परमानेंट कहीं ना तैयारी करेगा बैठ के, फिर रहेगा तैयार इसके लिए, अगले साल के डिजास्टर ना हो। सिंपल सी बात यही है ना। तो ये बोल रहा है कि किसके लिए पैसा जा रहा है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। कहने का मतलब है कि पंगा तो पड़ना ही है, तो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? उसको कम कर सकते हैं और उसके लिए तैयार रह सकते हैं। जीवन भी यही है, कष्ट तो आने ही है, थोड़ा से कम कर सकते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। तो सब कुछ क्या है, इसी पे टिका हुआ है, डिजास्टर की स्थिति पे ही। तो नेक्स्ट है जी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या बोल रहा है जी? अब सरकार का ना ये बहुत बड़ा पॉइंट है जी, आप इसको 2-3 जगह यूज कर सकते हैं। एक तो नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, इंक्रीज नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज। दूसरा है कि हमारे रिसोर्सेज थोड़े कम है, देश के ऊपर कर्ज बहुत है, स्टेट के ऊपर, उसको कैसे हम डील करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा वाटर सेस, पता है ना आपको? वाटर सेस सरकार ने लगा दिया है, बट अभी तक सिर्फ 2 ने नहीं माना है वाटर सेस। किसने नहीं माना अभी तक? पंजाब की जो कंपनियां काम करी हिमाचल में वो नहीं मान रही है, और सेंटर की जो कंपनियां है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 2 नहीं मान रहे, पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी ऑलमोस्ट सबने मान लिया, सब वाटर सेस देने को तैयार है, जिससे बहुत बड़ा पैसा जनरेट होगा। और दूसरा क्या कर दिया? जीएसटी रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि ना कुछ चीजें ऐसी हो रही थी टू न्यूट्रलाइज द डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम द डीकंटिन्यूएशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी की कुछ कंपनसेशन मिली थी लोगों को। जैसे सरकार ने बोला अगर आप स्टार्टअप हो, आपको हम 500 रुपए, 5,000 रुपए तक की छूट दे देंगे, आप जीएसटी देना ही मत। बट हुआ क्या, जैसे वो कंपनसेशन देनी बंद करी लोगों को, लोगों ने जीएसटी देना बंद कर दिया। समझ रहे बात क्या प्रॉब्लम? एक कर व्यवसाय, पता नहीं लाफर कर बोलते, क्या कर बोलता है, जिसमें होता है ना, अगर आपको मैं बोलूं, आपको मैं बोलता हूं कि आप जब भी क्लास में आओगे, अपने पास
10-10 रुपए लेकर आना रोज, कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं है। तो आप रेगुलर आओगे, क्लास में लगाओगे, और पर मैंने आपको एक लालच दिया कि अगर आप रेगुलर आओगे तो उसमें से मैं 10-10 रुपए आपने जो दिए होगे ना, मेरे पास 300 रुपए आएंगे, उसमें से 20% मैं आपको वापस दे दूंगा। कंपनसेशन दे दिया मैंने आपको कि आप पूरे पूरे हफ्ता क्लास, महीना क्लास लगाओ तो आप इतना पैसा वापस मिलेगा। अब आपको 2 महीने मैंने ये प्रोग्राम चलाया, तीसरे महीने मैंने बोल दिया कि अब 10-10 रुपए दो, पर ये नहीं दूंगा मैं आपको। अब क्या करोगे आप क्लास ही नहीं आओगे। तो इससे क्या होगा, क्लास तो गई के साथ में क्या हुआ, जो 10 रुपए आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे। तो सरकार भी ये बोल रही है कि भैया जो हमने कंपनसेशन जो देनी है ना लोगों को, उसको दोबारा कंटिन्यू रखो, ताकि क्या हो जाएगा, लोग टैक्स देंगे। तो जीएसटी बनाने का तरीका ये भी है, समझिएगा। जीएसटी इसमें न्यूट्रलाइज द डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे हमारा 250 करोड़ जनरेट हो जाएगा जी। और उसके बाद है जी, सद्भावना योजना 2023 विल बी स्टार्टेड दिस ईयर टू फैसिलिटेट ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, होलसेल ट्रेलर अंडर दिस पेंडिंग केसेस अंडर द जनरल सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एंट्री टैक्स वुड बी सेटल्ड। ये बोल रहा है कि एक सद्भावना योजना है 2023 का। सद्भावना योजना क्या बोलती है कि जो भी केसेस पेंडिंग पड़े, देखो ना, जैसे मान लो मैंने सेंट्रल स्टेट्स मैंने सेंट्रल सेल टैक्स देना था सरकार को, वो टैक्स देना था मैंने 15,000 रुपए, 15,000 रुपए देना था। अब हो क्या रहा है, ये केस पेंडिंग है कोर्ट में, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं, सरकार बोलती है दे दे पैसा, पर केस कहाँ पे है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब सरकार, अब 15,000 में सरकार इसको चाहे ना सेटल कर देगी, क्या बोलेंगे, एक काम करो, आपको हम कुछ कुछ माफ कर दे, कुछ ये कर देंगे, आप 10,000 ही दे दो। और जो देने वाला बंदा वो सोचता है यार ठीक है, अभी मैं छूट रहा हूँ 10,000 में, जल्दी जल्दी पे कर देता हूँ। तो ये भी एक रेवेन्यू को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा तरीका है कि अब देखो ना, आप समझो अगर ऐसा हुआ, सरकार ने टैक्स लेना है कम से कम 50 करोड़ का, और वो टैक्स फंसा हुआ है बाहर, आना ही नहीं वापिस, केस चलता रहेगा। अब सरकार अगर ऐसा कुछ निकाले कि इनको सेटल करो, जल्दी जल्दी निपटाओ इन केस को, जिसको माफ करना है माफ करो, जो मर्जी करना है, तो चलो मैं 20,000 मिल जाए बहुत है, ये भी एक तरीका है। समझ क्या बोल रहे हैं। तो सरकार इस टाइम क्या करी है, लोगों की बात की सुन रही है कि भाई तुम आओ, तुम्हारा केस हम जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं और तुम देने वाले बन जाओ बस। समझ गया बात। इसके लिए तो क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम का नाम क्या है, सद्भावना स्कीम है। तो जितने भी पेंडिंग केसेस है रिलेटेड टू टैक्स एंड रेवेन्यू, उन केसेस को जल्दी जल्दी सेटल करो, और कंपनसेशन या कुछ ना कुछ माफ करके जितना जनरेट हो सकता है जनरेट कर लो, और इस तरह से स्टेट का पैसा आ जाएगा, है ना। अब एक लगा दिया मिल्क सेस। मिल्क सेस क्या कर दिया, पर शराब की बोतल के ऊपर क्या लगेगा, मिल्क सेस। मतलब कोई शराब खरीदेगा 100 रुपए की, 90 रुपए की तो शराब भी बेचे पिएगा, पर 10 रुपए कहाँ गए उसके, मिल्क के लिए। समझ रहे हो क्या हो रहा हूँ, सेस समझते हो ना, कि मिल्क की बिजनेस को बढ़ाना है। अब जो किसके ऊपर डाल दिया बर्डन, शराबियों के ऊपर। समझ रहे हो आप, जैसे लॉकडाउन में तो सुने थे आपने उधर, सबसे पहले सरकार ने क्या ओपन खोला, ठेके खोले ना पहले ही। तो शराब से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता सरकार का ना। अब जिसने पीना है उसको बोलेगा कि तेने मिल्क सेस लेना है और भी कोई सेस दे दे, वो बोलता है तुम ले जाओ जो लेना है, पर मेरे को दे दो थोड़ी सी। तो ये बोल रहा है कि जो इकोनॉमी है वो किसके कंधों पर ऊपर है, शराबियों के। भले ही वो पी के लड़खड़ा जाते हैं, पर इकोनॉमी को नहीं गिरने देते, है ना। ठीक है, तो मिल्क सेस भी, ये भी इसमें भी लगाओ स्टार, इसमें लगाओ स्टार, सद्भावना क्या है। और जीएसटी जीएसटी ये चलो मेंस के लिए जरूरी है, वाटर सेस भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है जी, 10 रुपए का लग रहा है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएट न्यू इनिशिएटिव, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा will provide youth of far flung area aware of employment opportunity through the portal। बताओ, हिमाचल के यूथ को तो रोज रोज यही देखता है कि नौकरी निकली निकली, उसके लिए क्या ही होगा कि उनको पोर्टल देके। फिर है जी होम लॉ एंड ऑर्डर। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मेन मकसद है कि जो लोग ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है ना, उनकी प्रॉपर्टी ही
सरकार सीज कर देगी। किसकी? ड्रग पेडलर्स की। जिस आदमी ने ड्रग्स बेच बेच के प्रॉपर्टी बनाई है उसको क्या कर देगी सरकार? छीन लेगी। और जो पुलिस पर्सनल है उनके लिए रहने की सुविधा बढ़िया कर देगी, हाउसिंग में अच्छे होने चाहिए, उनका सैनिटेशन जो भी है सब कुछ। और गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, स्पेशल एम्फेसिस विल बी लेड ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स, और क्राइम एंड इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को रोकना है जी। उसके बाद है जी लैंग्वेज एंड कल्चर, वर्चुअल एंड डिजिटल म्यूजियम बनाना, ये भी याद रखना, बड़ा इंपोर्टेंट, स्टार लगा दो जी। वर्चुअल एंड डिजिटल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? बेंटनी कैसल कहाँ पे? शिमला में। और ये बनेगा एंड विल बी ओपन फॉर द टूरिस्ट एंड कॉमन सिटीजन। मानव संग्रहालय एंड ए पार्क भी बनेगा जी। ये तो बेंटनी कैसल इस बारी पूरा न्यूज में है, क्योंकि इसमें क्या बनना है? वर्चुअल एंड डिजिटल म्यूजियम। उसके बाद हिमाचल उत्सव विल बी ऑर्गेनाइज इन मेजर सिटीज। अब याद रखना हिमाचल उत्सव क्या होगा? ये हिमाचल में नहीं मनाया जाएगा, ये क्या करेंगे? हिंदुस्तान की अलग अलग सिटी में मनाया जाएगा, जहां पे हिमाचल का कल्चर या का ट्रेडिशन को शोकेस किया जाएगा। क्लियर? हिमाचल उत्सव, इसको भी स्टार लगाओ। देखो ना ये ऐसे क्वेश्चन आता है, हिमाचल उत्सव क्या है? उसमें ऑप्शन हो गए कि हर साल रिज मैदान पे कोई फंक्शन करेंगे, दूसरा होगा फॉरेन में करेंगे, तीसरा होगा इंडिया की ही सिटी में करेंगे। उसके बाद है जी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हॉस्टल विद 30 बेड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन खेलो इंडिया सेंटर के अंदर। खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर विल बी, अब याद रखना खेलो इंडिया सेंटर कहाँ पे है? बिलासपुर में। और यहाँ बनना है 30 बेड का हॉस्टल। अवेयरनेस कैंपेनिंग, क्या लिखा है एक मिनट, हाँ, awareness camps to promote the sports will be organized with the help of health and police department and de-addiction center। तो इनकी सहायता से अवेयरनेस कैंप चलाएंगे। फिर है जी ट्राइबल डेवलपमेंट, फॉर इक्विटेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज द वेलफेयर, हमने पीछे पढ़ा था कितना रखा है इनके लिए? शेड्यूल एरिया के लिए 857 करोड़ का अंडर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। बिसाइड 335 करोड़ कौन देगा? सेंट्रल स्कीम, है ना। द वर्क ऑन एस्टेब्लिशिंग ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दो। कई बार होगा ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्राइबल एरिया में नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है? घराटी शिमला में। क्लियर है जी बात? तो 857 करोड़ स्टेट का फंड, 335 करोड़ सेंटर का, और ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बनना है घराटी में। कॉपरेशन, द रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी कंप्यूटराइज्ड। तो जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है जे उनको इनका जो डाटा है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। 870 सोसाइटी आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड। 870 तो कंप्यूटराइज कर दी है, और बाकी सबकी सब कब तक करनी है? ये भी प्री के लिए याद रखो कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर की कब तक सबको ही कंप्यूटराइज करना है? 2027 तक। नेक्स्ट है जी इंक्रीज, वही ऑनरेरियम किसका? जो काम कर रहा है कोई और, जैसे आशा वर्कर हो गया, आंगनबाड़ी वर्कर हो गया। अब इसमें देखो इतना क्वेश्चन तो आने के चांस है नहीं है, बट फिर भी आंगनबाड़ी वर्कर का है जी 950, 9050, पर कोई पूछ भी लेता है 500 बढ़ाया इनका। देखो सबको ही 500 बढ़ाया, बस एक जगह बढ़ाया, सबको ही 500 बढ़ाया। इसमें ये तो कहीं देख रहे नहीं आपने कितना बढ़ाया, बस कुछ कुछ जगह है जैसे यहाँ पे, है ना। और देखो क्या क्या है, 9500 आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर का कितना है? 6600, आंगनबाड़ी सहायिका के कितने हैं? 5200, आशा वर्कर के 5200, और सिलाई टीचर जो होता है ना गांव में सिखाते हैं, उनका भी 500 रुपये पर मंथ पड़ा है। मिड डे मील विल गेट 4000 रुपये पर मंथ। जल रक्षक होता है ना, जो जो बिजली पानी के काम में लगे होते हैं गांव में, 4400 रुपये उनका है जी। वाटर गार्ड के 5000 रुपये है। रिसेंटली अपॉइंटेड मल्टीपर्पज वर्कर, आपको पता ना मल्टीपर्पज वर्कर भी लगे इस बारी, जिनकी वो नहीं थी कट्टे लेकर रेस हुई थी, देखी थी हमने उनकी, उनका टेस्ट कैसे हुआ था? वही था ना मल्टीटास्क वर्कर्स। किसमें? नहीं नहीं, पंचायत लेवल पर लगी थी मल्टीटास्क वर्कर, अगर देखोगा आपने, उसके लिए बड़े लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनको दौड़ाया गया था
कि पे ऐसे कंधे में कट्टा दे के रेस लगाओ, क्योंकि उसे काम ही ऐसे करवाना है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था गांव में। 4,400 पर मंथ है जिनका। पैरा फिटर्स होता है, पंप ऑपरेटर 6,000 रुपये है जी। डेली वेजेस कितनी है जी? 375 पर डे विद एन इंक्रीज 25 रुपीज। और एडवाइस इंक्रीज आउटसोर्स वर्कर्स, आउटसोर्स काम की 11,250 पर मंथ। पंचायती चौकीदार के 7,000 हो गए। रेवेन्यू चौकीदार के 5,500। रेवेन्यू लंबरदार 3,700। बताना मैं जो गाँव में आते हैं टैक्स मांगने, सुना आपने? गांव में लंबरदार होते हैं, मामला बोलते हैं उसको, उसको इकट्ठा करने आते हैं वो। पुराने जमाने चलिए प्रथा, अंग्रेजों का टाइम से। 500 पर मंथ विल बी इंक्रीज। इसका एसएमसी टीचर, आईटी टीचर के 2,000 रुपये पर मंथ। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के विल बी गेट एन इंक्रीज ऑफ 500 पर मंथ। ठीक है जी। तो अब देख लेना, कहीं एक आधा कोई पूछ ले, आंगनबाड़ी वगैरह पूछ सकता है ये। एमएलए प्रायोरिटीज फंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन के लिए इसको बंद कर देता सरकार ने, बाद में फिर चला दिया। ये बोल रहा है कि 2023 में एमएलए एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम कुड नॉट बी रिलीज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट फिर से इसको रिलीज कर दिया। पर अब याद रखना, एमएलए के पास ना कुछ प्रायोरिटी फंड आता है जहां वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। तो कितना है उसको? 2,000 करोड़ 10 लाख पर असेंबली। मतलब एक असेंबली के लिए उसको कितना मिलेगा? 2,010 करोड़। 2,010 नहीं, 2,000, 2 करोड़ 10 लाख। 2,000 करोड़ तो एमएलए से कुछ हो जाएगा, है ना? डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर एमएलए विल बी इंक्रीज 12 लाख से 13 लाख। मतलब जो उसकी अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। ये कितना है? 12 से 13 लाख रुपए की कैपेसिटी है उसके पास। फिर है जी रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट विल फिल अप 25,000 फंक्शनल पोस्ट ऑन प्रायोरिटी दिस ईयर। ये बेचारे जो तैयारी करें उनको दिल जलाने के लिए बोली जा रही है। फिर से बात, कितनी बात हो रही है? 25,000 फंक्शनल पोस्ट आएगी। बताओ, सब नौकरी लग जाएगी, पर पता नहीं कहाँ कहाँ है छुपी। अब आता है जी बजट एस्टिमेट, लास्ट पार्ट है इसका, कंक्लूडिंग पार्ट है जी। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो मैंने सर्वे में पढ़ा है, उसके आगे एक्सटेंशन है ये। दिस ईयर गवर्नमेंट का बजट कितना है जी? 53,413 करोड़, 53,413 करोड़। और पिछले साल कितना था? 51,365 करोड़। तो जो हमने सर्वे में पढ़ा है ना, यहां तक पढ़ता है हम। ये है जो मैं 24 में देखेगा, ठीक है ना? एज पर द रिवाइज एस्टिमेट, अब मैंने बताया ना आपको, जो 23 वाला बजट था उसको क्या कर देंगे? रिवाइज। टोटल रेवेन्यू कितना हमारा आना है? 38,945। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000। आना है 38, खर्चा है 45,000। तो क्या बनेगा ये अपने आप ही? डेफिसिट कितना? 6,170 करोड़। अब देखो ना, अगर आपको पता है ना तो डेफिसिट क्या है, बजट क्या है, रिवाइज क्या है, देखो मैंने पहले 2-3 क्लास में अच्छे से कराई ये चीजें। एज पर द बजट एस्टिमेट 23-24 में क्या है? जब अब जो आने वाला बजट है उसके लिए क्या है? अब इसको जो आने वाला बजट है इसको रिवाइज किया जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 37,999 करोड़। खर्चा कितना है? 42,000 करोड़। पर आगे जाके रिवाइज में क्या होगा? हो सकता है ये घट जाए, ये बढ़ जाए। तो इस टाइम तक के लिए हमारा क्या है डेफिसिट? 4,704 करोड़। फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड। फिस्कल डेफिसिट क्या आता है? दोनों ही, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, वो है 9,900 करोड़। जो क्या रहेगा? 4.61% ऑफ, ये भी लगाओ तो स्टार। तो न्यू बजट में कितना है हमारा? 4.61% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एज पर द बजट 2023 और 24, आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज स्पेंट, हमारा खर्चा कहाँ? 100 रुपये में से कहाँ खर्चती सरकार? 26 रुपये जा रहा है सैलरी में, 16 जा रहा है पेंशन में, 10 जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो तीन सबसे बड़े कौन से हमने पहले पढ़े? ये खर्चे सरकार के। और 10 जाता है लोन रीपेमेंट में, जो हमने लोन ले रखा है ना उसको वापस करने में। 9 रुपये जाता है ग्रांट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, और 29 रुपये जाता है अदर एक्टिविटीज है। देखो जी, ये हमारे खर्चे है। तो इस तरह से आज अपना सर्वे भी खत्म, बजट भी खत्म, आपका कोर्स भी ऑलमोस्ट प्री वाला खत्म ही है, ठीक है ना? अब करो अपनी तैयारी प्री और मेंस की। इसको देखो, सर्वे को क्या करना है आपने, एक बार तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया है, आपने घर में पढ़ा है, ऑनलाइन में बता देना। घर पढ़ा, घर आपने पढ़ा, जब जब मैंने पढ़ा कि घर में रिवाइज किया आपने?
देखो कायदे से तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए था घर में, 1-1.5 घंटा लगा के। और अब देखो तुरंत क्या करना है आपने, इसमें तो जिसने पेपर देना है इस बारी, कि तुरंत इसको ना एक रीडिंग अभी स्टार्ट कर दो इसके ऊपर। देखो ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे 10 दिन के बाद, तो आपके दिमाग में अभी जो मोटा मोटा आइडिया होगा 40% होगा अभी आपके दिमाग में, और कम से कम 20% आपके दिमाग में फैक्ट फिगर भी हो गए। अगर आप 10 दिन के बाद पढ़ोगे ना इसको, तो आपके दिमाग में ये रहेगा 30%, ये रहेगा 10%। समझ रहे हो बात को? तो ये एक ऐसा तरीका है एकदम से रीस्टार्ट करना है। तुरंत ही आपका 40 से 70% हो सकता है, ये हो सकता है 40-50%। उसके बाद पढ़ना कब? पेपर से 1 दिन पहले। और अगर जितना आप डिले करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं दोबारा ही पढ़ रहा हूँ। अभी आपने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है ना, पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी, ग्रोथ कितनी है हमारी, सुखाश्रय स्कीम क्या है ना। तो जितना, और एक बात और है, अगर आप तुरंत आज से इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर ये लेगा मान लो आपके 2 दिन, मान लिया, अगर इसको 10 दिन के बाद पढ़ोगे ना आप, तो ये आपके 3 दिन लेगा। तो हर चीज क्या हो गया, ऐसा लगेगा आपको नए से पढ़ना पड़ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक फॉर्मूला समझ लो, देखो मैंने ये फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिस किया है, आज भी करता हूँ मैं, जब जब भी कुछ नई चीज पढ़ता हूँ। जब चाहे जब सर भी बना तब यही किया था। मेरा फॉर्मूला है 3 रीडिंग वाला, 3 रीडिंग। और मैं बताऊँ मेरे को कितना काम करती है ये चीज। अब आप पे अप्लाई हो ना हो, पर मेरे ऊपर इसने बहुत काम किया है। मैं तब तक कोई चीज उठाता नहीं था, अभी भी, क्योंकि देखो मेरा तो पढ़ने का काम अभी भी है, ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 3 रीडिंग वाला कंसेप्ट है। पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ मुझे 3 रीडिंग करनी है। पहली रीडिंग की, उसमें अगर मेरे को लग रहा है 2 घंटे, फिर करता हूँ दूसरी रीडिंग तुरंत, उसमें लगता है मेरे को 2 घंटे नहीं लगेगा, अब लगेगा कितने, 45 मिनट। बट उस रीडिंग में क्या करूंगा मैं, या तो अंडरलाइन करूंगा बड़े सही तरीके से, फिर तुरंत तीसरी रीडिंग। और मैं कहता हूँ तीसरी में मैं सिर्फ उन अंडरलाइन चीजें ही देखता हूँ, उसमें लगेगा मेरे को कितने, 20 या 25 मिनट। अब उस 20 मिनट में मैं क्या करूंगा, उसमें से मटेरियल बाहर निकाल दूंगा, जो कितना रह जाएगा। अगर यहाँ मेरे पास 100% था, सेकेंड रीडिंग में मैंने कितना बनाया अंडरलाइन करके उसको, करीब करीब 50%। जो थर्ड रीडिंग तुरंत लगेगी ना, उसमें कितना बनाऊंगा उसको, सिर्फ 20% से कम ले आऊं। और ये एक ऐसी चीज जैसे उससे नहीं बनाते, दूध से दही से बनाते मक्खन टाइप, ये फिर काम की चीज है। अब देखो इसका क्या प्रैक्टिस है, अगर मैं ये करता हूँ 2 दिन के बाद, तो नहीं बनती वो चीज, बनेगी ही नहीं। लग रहा बता जा रहा हूँ। आप कभी आपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ा होगा, एक बारी पूरी रीडिंग मारी, दूसरे में अंडरलाइन किया मोटा मोटा मोटा, या पहले में किया, तीसरे में उसके बुलेट पॉइंट निकाल दे, वो आपके पक्के हो जाते हैं, है ना। तो ये 3 रीडिंग, और 3 रीडिंग कैसी, लगातार। और लगातार करने के बाद ना साइड, आपको नहीं देखना फिर वो। आपने जो उसमें से जो मक्खन निकाल लिया ना, वही काम आएगा फिर आपके बाद। इसके लिए देखो, इसके लिए ना आपको ना 1 इंच आगे मेहनत मारनी पड़ेगी, जज्बा आपका बड़ा होना चाहिए, बड़ा पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा इसके लिए, तो ही बात बनेगी। तो देखो ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को आज तक का इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, खासकर कंटेंट बनाने में। कंटेंट ऐसे थोड़ी, अगर मालूम है इकोनॉमिक्स पेपर देखा ना 300 पेज का है, 300 का, अगर मैं उसे लगाऊं तो मैं तो 3 महीने निकल जाएगा, उसको पहले पढ़ूंगा फिर देखूंगा रिवाइज करूंगा। तो क्या करता हूँ मैं, एक बारी में रीडिंग दी, दूसरी दी, तीसरे में बुलेट पॉइंट निकाले, और चौथे में तैयार। समझ बात क्या रहा हूँ? तो ये वाली अप्रोच अपनाओ, इसमें प्रैक्टिस कर लो। और एक दिन आपको ऐसा आना चाहिए, जो भी आप पढ़ोगे इसी मॉडल के साथ पढ़ो, फिर आपके पास ना किताबों का बोझ कम होता जाएगा, बहुत कम हो जाएगा आपका। फिर आप बिल्कुल उसी पर रहोगे जो आपके काम की चीज है ना। चलो ये, तो बाकी जैसे हम अभी मेंस का राइटिंग करते हैं, उसमें भी मॉडल आंसर देते हैं बना के, खूब बड़े बड़े आंसर देते हैं, बड़े ठीक ठाक से देते हैं। और कई लोग उसको भी क्या करते हैं, उन मॉडल आंसर को 3 बारी पढ़ते हैं, 3 बारी पढ़ के उसमें से 7-8 पॉइंट बाहर, बस वो लास्ट है आप। तो मैं बार बार ही बोलता रहता हूँ उसको, बात को जिस दिन आप भी टेक्निक सीखोगे ना, उस दिन देखना आपकी तैयारी का लेवल कुछ और हो चुका होगा। तो इसलिए ये है कि इसको छोड़ना मत अभी आप, इसको तुरंत पढ़ लो तुरंत।
प्रीमियम मेंस में बहुत हेल्प है इसकी। मैं तो देखो प्री के तो कुछ भी हो सकता है, प्री में तो भाई एक नजर मार देना अपने पेपर से पहले तो ये प्री में क्वेश्चन होता है, पर मेंस के लिए आपके पास कीवर्ड डिटेल होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आप करो, बाकी अब अगला जो शेड्यूल होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा साथ साथ ही, पर तब तक के लिए अपनी तैयारी करो बढ़िया। ऑल द बेस्ट।